जय हिंद एवरीवन। आप सबका अनिल नरूला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपना एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिक टॉपिक ही है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत स्टैटिक सा टॉपिक है। जिस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की थी, मैंने आपको बताया था कि उसमें मैक्सिमम यहाँ पर चेयरमैन कितनी टर्म के लिए रहेगा, कौन सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, कौन सी सिलेक्शन कमेटी है, कौन सी सर्च कमेटी है। डायरेक्टली आपसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में भी आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेगा। एंड इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 39 क्लॉज बी पर अभी जजमेंट आई है प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, मद्रासस पे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है। आपको पता ही है 10 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना जी नेक्स्ट सीजीआई हमारे पास आ जाएंगे। तो अभी 1-2 दिन में और एक मेजर जजमेंट्स आएंगी। अगर आ जाती हैं तो उनको इंक्लूड करके हम जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं अभी इस साल, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अब आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये जरूर पहले बता देता हूँ कि बॉडीज़ कितने तरह की होती हैं। 2 तरह की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CAG, नेशनल कमीशन फॉर SC, ST, OBCs, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, GST काउंसिल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। फिनांस कमीशन, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं विद द आर्टिकल्स। अब आज के सेशन में हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो बॉडीज जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं है। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज भी 2 तरह की बॉडीज होती हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडीज और एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज नाम से पता लग रहा है स्टैट्यूट से क्रिएट करी गई है। स्टैट्यूट मीन्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इन बॉडीज को क्रिएट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, BRO, ये सारी बॉडीज़ कौन सी हैं जिनको यहाँ पर एक स्टैट्यूट से क्रिएट किया गया है। एंड फर्दर अगर मैं बात करूँ, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को भी 2 पार्ट्स में उनके रूल के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक होती है रेगुलेटरी बॉडी, नाम से पता लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं वो, उन बॉडीज़ को कहा जाता है रेगुलेटरी बॉडी। उसके अलावा दूसरी बॉडी होती है हमारे पास क्वासी, यहाँ पे क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी मीन्स एज इफ, इसका मतलब ही क्या होता है यहाँ पर एज इफ, जैसे कि हमारे पास ट्रिब्यूनल्स आए थे सुप्रीम कोर्ट में, दैट मीन्स कोर्ट की तरह तो हैं एज इफ, बट वो कंप्लीट कोर्ट नहीं है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है, तो इस तरह से बॉडीज होती हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज जो यहाँ पे लेजिस्लेशन के थ्रू यहाँ पर क्या कर रही हैं, अथॉरिटी को रिसीव कर रही हैं, उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज कहा जाता है। रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हैं? वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी को रेगुलेशन या सुपरविजन के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल कर रही हैं, उनको रेगुलेटरी बॉडी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि ट्राई आपके पास है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पास है जो कुछ रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, क्वासी का मतलब मैंने बताया आपको एज इफ, ये नॉन जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लीगल इंटरप्रिटेशन पावर्स के साथ हैं। कमीशंस और ट्रिब्यूनल्स जैसे हम बात करते हैं, जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिडिक्शन में यहाँ पे डिस्कस किया था कि 2 स्टेट्स के बीच में जब पानी के लिए डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली बीच में नहीं आता है, उसके लिए यहाँ पर पार्लियामेंट बाय लॉ कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालता है। हमने देखा उसके लिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं एंड उस वाटर ट्रिब्यूनल के मैटर को आप फर्दर चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में SLP के थ्रू। नाउ their purview is more constrained than that of the court, setting them apart from judicial bodies. National Human Rights Commission आज हम डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में। तो बहुत सी सिंपल सा टॉपिक है, बहुत स्टैटिक सा टॉपिक है। तो इंस्टीट्यूशंस नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज वो जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर और रेजोल्यूशंस के थ्रू यहाँ पर पावर को रिसीव कर रहे हैं, एक्ट के थ्रू नहीं कर रहे। एक है स्टैट्यूटरी बॉडी जो स्टैट्यूट से पावर को रिसीव कर रही हैं। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो यहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस या रेजोल्यूशन से पावर को रिसीव कर रही हैं, किसी एक्ट के थ्रू नहीं कर रही हैं। बेस्ट एग्जांपल नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो आज का सेशन बिल्कुल स्टैटिक होने वाला है। ठीक है, पहले आपको पता लग गया होगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कितने तरह की होती हैं एंड क्या इनके बीच में डिफरेंस है। अब प्लानिंग कमीशन जिसको रिप्लेस किया गया 2015 में with the emphasis on bottom up approach to envisage the vision of
मैक्सिमम गवर्नेंस की तरफ चले हम, मिनिमम गवर्नमेंट हो, इको इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दो चीजें आप लगातार देखते ही हैं कि दो स्टेट्स के बीच में, दैट इज अ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड यहां पर टोटल क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्लानिंग कमीशन को कहीं ना कहीं टॉप डाउन अप्रोच के तौर पे यहां पे देखा जाता था। उसके बाद नीति आयोग आता है, दैट इज अ बॉटम अप अप्रोच। अब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके चेयरमैन कौन है, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है, जो प्रधानमंत्री यहां पर अपॉइंट करेंगे। अब एट प्रेजेंट कौन चल रहा है कौन नहीं, ये स्टैटिक चीजें आपको पता हो। गवर्निंग काउंसिल है जिसमें चीफ मिनिस्टर है सभी स्टेट्स के, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं यूनियन टेरिटरीज के। अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और टोटल, और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं। रीजनल काउंसिल एक होगी जो कि बेसिकली स्पेसिफिक रीजनल इंटरेस्ट जो भी इश्यूज होंगे, नाम से पता लग रहा है, रीजनल इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेगी, जिसमें चीफ मिनिस्टर्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे, जिनको प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर को एक नॉमिनी देंगे, वो इसको यहाँ पे चेयर कर रहे होंगे। बट इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे सीईओ, एक तो सीईओ कौन है, नीति आयोग का स्टैटिक पार्ट, ये आपको पक्का पता हो, एंड नंबर 2 वाइस चेयरपर्सन कौन है, ये आपको पक्का पता हो, स्टैटिक पार्ट। अब एडॉक मेंबर, नाम से पता लग रहा है एडॉक, टेम्परेरी पर्पस के लिए 2 एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी पे यहाँ पे लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन से रोटेशनल बेसिस पे एडॉक मेंबर्स आएंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जैसे वाइस प्रेसिडेंट जी को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है, दैट मीन्स अपने ऑफिस के कारण वो चेयरमैन है। इसी तरीके से एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आते हैं जो कि 4 हो सकते हैं, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आते हैं, जिनको नॉमिनेट प्रधानमंत्री करते हैं। सीईओ, जिसको प्रधानमंत्री जी एक फिक्स टेन्योर के लिए लेकर आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर होंगे रैंक में, ठीक है, रैंक में सेक्रेटरी के बराबर होंगे। एंड स्पेशल इनवाइटीज, कोई भी एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, इन सबको बुलाया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वाइस चेयरपर्सन और सीईओ इससे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ना नीति आयोग का जो एंटायर गैमेट है वो किसमें है, पॉलिसी और प्रोग्राम फ्रेमवर्क में। ये सब मेंस के पर्सपेक्टिव से काम आएगा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में, और एक थिंक टैंक की तरह और एक नॉलेज और इनोवेशन हब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज हैं जो कि नीति आयोग के यहाँ पर अंदर आ रही हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके मेंस पर्सपेक्टिव से है। बिल्कुल बेसिकली यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट की जो भी प्रायोरिटीज हैं, सेक्टर्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें सभी स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, जिसमें सभी स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। यहीं पर क्रिटिसिज्म होते थे प्लानिंग कमीशन के कि वो टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहा है, यहाँ पर ये बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहा है, दैट मीन स्टेट्स की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर किया जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट इनिशिएटिव्स सभी स्टेट्स की तरफ से, स्टेट्स का यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे रोल होगा। To development mechanism to formulate credible plans at the village level and aggregate these progressively at the higher level of governments, ठीक है, ये सब यहाँ पे काम होंगे नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, रिपोजिटरी रिसर्च, गुड गवर्नेंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी चाहिए, सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, ये सब नीति आयोग के क्या है यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये पूरी की पूरी स्लाइड जो है ये मेंस पर्सपेक्टिव से है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है सो डैट आपको यहाँ पे साथ साथ पता लगे कि मेंस में भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेक्नोलॉजीज पे, अपग्रेड कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इन सब पे यहाँ पे काम कर रहा है नीति आयोग, ठीक है। बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो इससे पिछली स्लाइड थी हमारे पास, दिस स्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पार्ट। नाउ उसके बाद हमारे पास अब कुछ बॉडीज हैं, यहाँ पे कंपैरिजन मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। मैंने आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में, बिल्कुल इजी चैप्टर है, NHRC, ठीक है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसी तरीके से स्टेट में होता है। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट करी गई है, हमने पढ़ लिया कि स्टैट्यूटरी बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें चेयरपर्सन होंगे और 5 यहाँ पर मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब चेयरपर्सन कौन होगा, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, या फिर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे डन, ये आपको पता हो, रिटायर्ड सीजेआई या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मेंबर कौन कौन से हैं, सर्विंग या रिटायर्ड जज हो सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट हो, या फिर 3 अदर जिसमें से एक एटलीस्ट एक वुमेन होंगी जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑफ द ह्यूमन राइट्स। ये कुछ कॉम्पोजिशन होगा NHRC का, जो कि डायरेक्टली आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। अब क्वालिफिकेशन क्या है, चेयरपर्सन जो है यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एज वेल एज द चीफ कमिश्नर
फॉर द PWD एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर, वो इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की तरह यहां पर आएंगे। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्योंकि अपने ऑफिस के कारण यहां पर इसका वो पार्ट है। आई होप दिस इज क्लियर। सेम अगर स्टेट में बात आती है तो वहां पे चेयरपर्सन के साथ 5 मेंबर नहीं होंगे, 2 मेंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, चेयरपर्सन कौन होगा? CGI नहीं, चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट का जज होगा। ठीक है, मेंबर्स या तो सर्विंग जज हो या फिर रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट का, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो DJ जिसका 7 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस हो। उसके बाद या फिर वो पर्सन जिसको एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स का, वो इसमें हो। स्लाइड्स आप देख सकते हैं। अगर आप जो भी बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल कंपैरिजन में अगर पढ़ेंगे, बिकॉज ये टॉपिक बिल्कुल ही स्टैटिक टॉपिक है, अगर आप इसे कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको ये याद रहेगा। नाउ अपॉइंटमेंट की बात आती है, भाई सेंटर में जो भी अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए कमेटी बनेगी 6 मेंबर्स की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, स्पीकर लोकसभा होंगे, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसे इस बार लोकसभा में राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और राज्यसभा के और यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी जो कि एट प्रेजेंट होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री। टेन्योर क्या है? अब आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी चंद्रचूड़ साहब 10 नवंबर को रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 ईयर में तो खुद ही रिटायर हो रहे हैं। दैट मीन 65 के बाद तो वो NHRC के चेयरमैन बन रहे हैं, इसलिए 70 साल चाहिए और 3 साल तक वो हो सकते हैं। जो भी पहले हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद वो हट जाएंगे। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं बट नॉट फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में, बट रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सैलरी कौन डिटरमिन कर रहा है? सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। कैनॉट बी वेरिड टू एडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। रेजिग्नेशन अगर देना है चेयरमैन को, राष्ट्रपति को देंगे वो अपना यहाँ पे। नाउ स्टेट में किसको देंगे? गवर्नर साहब, राज्यपाल को देंगे। अब यहाँ पर गवर्नर अपॉइंटमेंट कर रहा है, उसके बाद कौन होगा यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में? जैसे वहां पे PM था, यहाँ पे CM, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड स्टेट का गृह मंत्री। डन। तो ये कुछ यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब है रिमूवल प्रोसेस क्या है? प्रेसिडेंट के रिमूव अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, दोनों में सेम है बिल्कुल। नंबर 1 है भाई यहाँ पे इंडल्ज एंड इंसॉल्वेंट डेट, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास माल्या जी हैं, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए हैं। इंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में घुस गए हैं। राष्ट्रपति के ओपिनियन में उनको लग रहा है कि वो यहाँ पर ऑफिस को और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अनसाउंड माइंड है, या फिर वो कन्विक्टेड और सेंटेंस हो गए हैं किसी ऑफेंस में। अब बात यहाँ पर ये आती है अनसाउंड माइंड में, यहाँ पर मिस यहाँ पे कुछ ना कुछ, जब सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पे चीजें जाती हैं मिसबिहेवियर वाले पार्ट में भी, तो आपने देखा था कि एक लौता केस था कि मिसबिहेवियर वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपहेल्ड कर दिया तो राष्ट्रपति को यहाँ पर मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे कि किस कंडीशंस पे इनको हटाया जाएगा। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोनों का यहाँ पे। अब देख रहे हैं अनसाउंड माइंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट इसको डिक्लेयर करेगा अनसाउंड माइंड को। नाउ उसके बाद मिसलेनियस इसकी पावर्स हैं। ठीक है, ये अगेन बड़े कह सकता हूँ कि मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर, ऑल द पावर ऑफ सिविल एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव अ जुडिशियल कैरेक्टर, ओन इन्वेस्टिगेशन स्टाफ, हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज, नो इंक्वायरी इन एनी मैटर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थर्ड लाइन फॉर द प्रीलिम्स। भाई 1 साल से ज्यादा अगर हो गया है तब वो कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकते। ठीक है, फंक्शंस आर मेनली रिकमेंडरी इन नेचर। भाई जो भी यहाँ पर ये करेंगे सरकार को जो देंगे ये अपनी रिकमेंडेशन, वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। लिमिटेड रोल्स, पावर एंड जुरिडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। हमने पढ़ा ही आर्टिकल 33 से 35 जब आप पढ़ते हैं, आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पे प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड यहाँ पे इनके पास थोड़ी सी कम पावर्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कन्फर SHRC द फंक्शन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स बीइंग डिस्चार्ज बाय द यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट द यूटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के अलावा कुछ फंक्शंस को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे वो दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बीइंग डिस्चार्ज बाय द यूटीज, जो यूटीज के रिलेटेड है, एक्सेप्ट दिल्ली, दिल्ली के अलावा बाकी सारी यूनियन टेरिटरी में। तो ये कुछ यहाँ पे रूल्स हैं NHRC और HSRC का। जो सेक्रेटरीज हैं शेल एक्सरसाइज ऑल द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द कमीशन सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द चेयरपर्सन। ठीक है, सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। SHRC ओनली टू द स्टेट गवर्नमेंट। भाई जो स्टेट है वो स्टेट गवर्नमेंट में रिपोर्ट देगा और नेशनल लेवल पे देगा। नेक्स्ट इज CIC
SIC और CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सेम है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट करी गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी हमारे पास आ गया। मल्टी मेंबर बॉडी है, RTI एक्ट 2005 का। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सबसे ऊपर हुए, उसके अलावा IC जो कि 10 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। CIC एट प्रेजेंट प्लस 6 अदर IC एट प्रेजेंट जो चल रहा है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? सेंट्रल लेवल पे प्रधान, यहाँ प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल पर गवर्नर कर रहे हैं। CIC की एक सिलेक्शन कमेटी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के होंगे और यूनियन मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। सेम अगर स्टेट की बात कर लूं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में, और स्टेट का एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि मुख्यमंत्री नॉमिनेट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल यहाँ पे सिमिलरिटी है दोनों में। टर्म्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द एज ऑफ 65, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट बट IC आर एलिजिबल फॉर रिस्पेक्टिव चीफ बट नॉट टोटल टर्म नॉट मोर देन 5 years। अब जो CIC के साथ IC हैं, जैसे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर में CEC के साथ 2 EC पढ़े थे कि EC चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर IC CIC बन सकते हैं, ठीक है। तो CIC सबसे टॉप पर हो गया, RTI एक्ट 2005। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। CVC जिसके अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और उसके साथ 2 हमारे पास विजिलेंस कमिश्नर आ गए। कौन अपॉइंटमेंट कर रहा है? राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी आती है, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा जो कि अभी राहुल गांधी हैं, और एक यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, गृह मंत्री जो कि अभी अमित शाह जी हैं। 4 साल की टर्म है या 65 years, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पर भी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। 4 साल या 65 year जो भी पहले हो जाएगा उसके हिसाब से उनकी टर्म होगी। नाउ क्वालिफिकेशन और सैलरी, ठीक है। द पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लॉ, जिसमें पब्लिक लॉ में एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये सब। नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, वो कहीं का भी MP या MLA ना हो। नोट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड कर रहे हो। सैलरी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी वेरिड टू डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द सर्विस। रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे और यहाँ पर वो गवर्नर के पास यहाँ पे देंगे, ठीक है। ये किसकी डिस्कशन हो रही है? CIC और SIC की, ठीक है। राष्ट्रपति को देंगे CIC और स्टेट वाले किसको देंगे? गवर्नर साहब को देंगे। रिमूवल प्रोसेस, ठीक है, CIC और CVC दोनों का जो रिमूवल प्रोसेस कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं। एंड द प्रोसीजर इज सिमिलर टू NHRC, इंसॉल्वेंट, ठीक है, कंपिटेंट कोर्ट अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दे, वो सारा सारा। SIC को रिमूव कौन कर रहा है? यहाँ पे गवर्नर साहब कर रहे हैं। और प्रोसीजर कैसा है? जैसे NHRC का था, सिमिलर प्रोसीजर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एंड अगर हम बात कर लें CVC की, तो CVC की तनख्वाह कितनी है? जितनी चेयरपर्सन ऑफ UPSC की है। एंड जो यहाँ पर विजिलेंस कमिश्नर है उनकी तनख्वाह कितनी है? जितनी UPSC के मेंबर्स की है। UPSC में हमने किया था, UPSC में टोटल अप्रोक्सीमेटली 10 मेंबर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। अब आइए रेजिग्नेशन की, तो राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देंगे CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज द लोकपाल। लोकपाल अगेन, ठीक है, स्टेट लेवल पर लोक आयुक्ता होता है एंड सेंट्रल लेवल पर लोकपाल आपके पास आ जाता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगेन मल्टी मेंबर बॉडी। चेयरपर्सन के साथ 8 मेंबर्स होते हैं। ये भी एट प्रेजेंट करंट अफेयर्स में चल रहा है। इन 50% जो होंगे, दैट मीन्स 4 मेंबर जुडिशियल यहाँ पे बैकग्राउंड से यहाँ पर आते हैं। मिनिमम 50% शेल बी फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन। 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन से आ रहे हैं। नाउ जुडिशियल मेंबर कौन होंगे? या तो करंट या फिर फॉर्मर जज हो सुप्रीम कोर्ट के, या चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के। नॉन जुडिशियल मेंबर्स कौन है? इमिनेंट पर्सन जिनको मिनिमम 25 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है। एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस हो, मैनेजमेंट हो, इन सब में। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अब मैंने बताया सेंट्रल लेवल पे लोकपाल आया, राष्ट्रपति कर रहे हैं। स्टेट लेवल पे लोक आयुक्त आया, गवर्नर साहब कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी बनेगी अब 3 मेंबर्स की। 3 मेंबर्स में प्रधानमंत्री हैं, स्पीकर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में। ये एक सिलेक्शन कमेटी हमारे पास निकल कर आ रही है। अब जो यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ इसमें सर्च कमेटी की, ये बेसिकली सिलेक्शन कमेटी को यहाँ पे असिस्ट कर रही है। 50% जो मेंबर हैं वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या वुमेन से यहाँ पर आएंगे,
ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर आता है इससे क्वेश्चन कि कौन कौन मेंबर होगा। आप देख रहे हैं अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति कर रहे हैं, लोक आयुक्त की गवर्नर कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी आपको मैंने बता दी जिसमें प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर यहाँ पे नॉमिनी होंगे जो चीफ जस्टिस की तरफ से आएंगे। ठीक है, एंड जो एमिनेंट जूरिस्ट होंगे या फिर जिनको राष्ट्रपति ने यहाँ पे क्या करा होगा, अपॉइंट कर रखा होगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। बिकॉज 4 मेंबर यहाँ पे कौन आ रहे हैं, जुडिशियल कैपेसिटी के 50%, 8 टोटल हैं, 50% इज द 4-1। आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे टेन्योर की बात कर लें तो 5 साल और 70। ठीक है, सैलरी कौन है यहाँ पे, चेयरपर्सन की जो सैलरी है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होगी और जो मेंबर है उनकी जजेस के बराबर होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर यहाँ पे तनख्वाह होगी। ठीक है, रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देंगे। अब लोकपाल की जुरिडिक्शन क्या है, इट विल कवर ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स इंक्लूडिंग पीएम एक्सक्लूडिंग द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के अलावा आपको बताया बाकी सब कुछ कवर करेंगे ये। इनके पास पावर होगी ऑफ सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग द सीबीआई फॉर द केसेस रेफर्ड टू देम बाय द लोकपाल। नाउ institutions which are financed fully or partially by the government are under the jurisdiction of lokpal but aided by the government are excluded। वो इंस्टीट्यूशन जिनको गवर्नमेंट एड कर रही है वो इससे एक्सक्लूड है। उसके अलावा जो भी फुली और पार्शली यहाँ पे फिनांस्ड हैं वो लोकपाल के अंतर्गत हैं। उसके बाद यहाँ पे जितने भी यहाँ पे करप्शन हो गए, इनकॉर्पोरेट द प्रोविजंस फॉर द अटैचमेंट कॉन्फिस्केशंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स एक्वायर्ड बाय द करप्ट मीन्स। करप्ट मीन्स है जिसने भी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रखा है। ठीक है, इवन दैट जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन अभी पेंडिंग है उसके खिलाफ भी। स्टेट विल हैव टू इंस्टीट्यूट लोक आयुक्ता विद इन 1 ईयर। स्टेट्स में लोक आयुक्तास आएंगे। सीबीआई ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द इन्वेस्टिगेशन बाय द लोकपाल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट परमिशन ऑफ द लोकपाल। सीबीआई ऑफिसर जो भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं लोकपाल के यहाँ पर बिना पूछे उससे ट्रांसफर नहीं करी जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल यहाँ पे करंट अफेयर्स में चल रहे हैं लोकपाल वाला। ओके, नाउ ये थी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बिल्कुल सिंपल टॉपिक था आज का जिसमें डायरेक्ट आपसे कौन चेयरपर्सन है, कौन लगा रहा है, कितनी टर्म है, ये पूछा जाएगा। अगला सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसमें हम करंट अफेयर्स जो भी अभी तक मदरसास वाली जजमेंट आई है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी की जजमेंट आई है, एंटी डिफेक्शन लॉ हिमाचल प्रदेश में इस साल हम देखते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। 3 टॉपिक तो ये हमारे बिल्कुल मोटे मोटे हैं। चौथा हम कमेटीज के बारे में डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसलिए इस बार जब सरकार बनी तो जो टॉप के 5 मंत्रालय थे वो सरकार ने अपने पास रखे कोएलिशन गवर्नमेंट में। तो कमेटीज कौन कौन सी हैं, पीएसी की कमेटी क्या करती है, हम कमेटीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।